हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर रहे थे और आज की क्लास में हम लगभग जितनी भी टेक्निक्स हमारे सिलेबस में गिवन है वो सारी की सारी कंप्लीट कर लेंगे मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की। ठीक है, आई गेस लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, इमिजिबल लिक्विड्स कर रहे थे। क्या लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, इमिजिबल लिक्विड्स। तो सबसे पहला सवाल आता है, इमिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड्स जो कभी आपस में मिलते नहीं है, सेपरेट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इमिजिबल लिक्विड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पानी में तेल मिलाने की कितनी कोशिश करो, आप कोशिश करो कि पानी में सरसों का तेल मिला दो, पर वो नहीं मिलेगा। शायद मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स जो नहीं मिलते उन्हें हम क्या बोलते हैं? इमिजिबल लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स एंड सेपरेट आउट इन लेयर्स आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। ठीक है, अब मैंने इमिजिबल लिक्विड्स को अलग करने का सिंपल सा तरीका क्या है, हम एक सेपरेटिंग फनल ले लेंगे। डन, ऐसे करके एक हमने कोई बर्तन सा ले लिया है जिसे हम सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। डन, इसमें हमने क्या करा, लिक्विड्स डाल दिया। डन, जैसे मैं इसके अंदर लिक्विड भरूंगा, नीचे से मैं इसको बंद करके यहाँ पे एक स्टॉप कॉक होता है। डन, होगा क्या, लिक्विड्स अपने आप क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो लाइट वाला लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, जो हैवी वाला लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा। याद रहेगा, हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल में रख देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। जैसे ही छोड़ेंगे अपने आप हैवियर वाला नीचे आ जाएगा और लाइटर वाला कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली टाइम के साथ क्या होगा, ये चीज क्या हो जाने वाली है, सेपरेट हो जाने वाली है। तो सिंपली जैसे सेपरेट होगा, मैं यहाँ से स्टॉप कॉक खोल दूंगा, नीचे बर्तन रख दूंगा। एक स्टॉप कॉक से क्या होगा, जो भी हैवी वाला है, ये हैवी वाला सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। जैसे ही लाइट वाला आना शुरू हुआ, हम उसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है इसका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी ये है। क्या प्रिंसिपल? इमिजिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स। याद रहेगा, जो इमिजिबल लिक्विड्स हैं लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं। हैवी कम एट बॉटम, लाइटर वन रीचेस सर्फेस। याद रहेगा, तो इसकी दो बातें हैं। इमिजिबल लिक्विड्स बता दिया मैंने क्या होता है, इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने का तरीका क्या है, वो अपने लेयर में सेपरेट हो गए, उसको हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक से हैवी वाले को निकालेंगे। जो बचेगा वो क्या बचेगा, लाइट वाला बचेगा। ठीक है, कभी कभी आपसे बोल देते हैं इसके और यूजेस बताओ, तो और यूजेस को हम क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो यूज है, ऑयल फ्रॉम वाटर। सबसे पहले यूज तो ये ना, पानी से तेल को अलग करना। ठीक है, और एक इसका हम और यूज क्या लिखते हैं, सेपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर। जब हम आयरन को ओर से सेपरेट कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या, जो लाइटर स्लैग होता है ना, गंदगी सी लाइटर स्लैग, वो सरफेस पे आ जाता है और वहां से उसे हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इमिजिबल लिक्विड्स के बारे में ये सब बातें हमारा पता है, वो आपको पता होनी चाहिए। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो मैं एक बार अपना फ्रेम चेक कर लेता हूँ, सो दैट कि ऐसा ना हो कि वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो जाए और या तो आवाज ही ना आए और या तो पूरी वीडियो में मैं ही ना दिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ ही ना दिख रहा हूँ। डन, तो होपफुली सब कुछ सही है। तो एक बार आप जल्दी इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। डन, नेक्स्ट जो हमें करना है सेपरेट हो गया, सॉल्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड।
देन मैंने क्या करा, नमक में कपूर मिला लिया या नमक में अमोनियम क्लोराइड मिला लिया और मुझे दोनों को क्या करना है, अलग करना है। सिंपल सा फंडा क्या है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक सबलाइम है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक सबलाइम है। तो जैसे ही मैं अमोनियम क्लोराइड को गर्म करूंगा वो तुरंत क्या होगा, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि सॉल्ट वहीं रह जाएगा। हमारी बात समझ में? थोड़ी देर बाद क्या आएगा, सारा का सारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो वहीं रह जाएगा और जो अमोनियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड वहीं रह जाएगा। नमक सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो वहीं रह जाएगा। अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, सबलाइम है, तो तुरंत क्या होगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा। ठीक है, फिर हम उसे ऊपर कहीं कलेक्ट कर लेंगे एंड दिस इज व्हाट जो हमें चाहिए था। ठीक है, एक रफ स्केच में बनाऊं तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ से देखना, एक ऐसे शेप का बीकर टाइप कुछ है वो हमने ले लिया। डन। यहाँ पर हमने ना रुकावट पैदा कर दिया, इसके माउथ में कुछ कॉटन वगैरह डाल दिया और यहाँ पर हमने क्या करा, सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड डाल रखा है। डन। अब इसे हम क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं। ऐसे करके हम इसे हीट कर रहे हैं। तो जैसे मैं इसे हीट करूंगा, होगा क्या, सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, यहाँ पर इसके नेक पे आ जाएगा। गर्म करने पे अमोनियम क्लोराइड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके नेक पे जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, फिर वहां जाकर वो ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ठंडा होगा दोबारा यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा सॉल्ट रह जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल में क्या लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड इज अ सबलाइम which undergoes sublimation on heating। याद रहेगा, अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड एक तरह का सबलाइम है और हीटिंग करने पे सब्लिमेशन शो करेगा, जिस वजह से सॉल्ट जो है तुम्हारा कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड वो नीचे रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड गैसेस स्टेट में ऊपर चला जाएगा और स्टॉप कॉक के नेक में हमने कॉटन डालता हूं, आपको फंस होके थोड़ी देर बाद दोबारा से सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि सेपरेट हो गया, देखो सॉल्ट यहाँ रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड वहां जाएगा और सेपरेशन हो गई। ठीक है, इसका कोई फर्दर यूज है नहीं, फिलहाल समझ जाओ कि हम सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इसको बहुत जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर। डन। Next is how we will separate different colors of dye। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, जब हम ब्लू ब्लैक इंक वगैरह देखते हैं ना, जितने भी डाई हैं वो पर्टिकुलरली एक कलर नहीं होते, बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होते हैं। एग्जांपल क्या मैं समझाता हूँ आपको, अगर आप कभी ऑरेंज कलर को गौर से देखो तो आपको दिखेगा कि ऑरेंज कलर में क्या है, रेड कलर भी होता है और येलो कलर भी होता है। तो बेसिकली ऑरेंज कलर क्या है, दो कलर का मिक्सचर है, क्या, रेड और येलो। इसे ऐसे समझ सकते हो, कहीं पे तुम येलो कलर चलाओ स्केच पेन से और उसके ऊपर रेड कलर चला दो तो यू विल सी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज कलर। तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ ना, ऑरेंज कलर क्या है, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही अगर आप ब्लैक में येलो मिलाते हो तो आई गेस इट विल टर्न आउट ब्राउन। तो अगेन ब्राउन क्या है, दो तीन कलरों का मिक्सचर है। ठीक है, तो किसी भी डाई के डिफरेंट कलर्स को कैसे अलग करने वाले हैं, दैट इज टेक्निक कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। तो आपसे कोई पूछता है किसी भी डाई के अलग अलग कलर्स को कैसे अलग करेंगे, तो दैट इज डन बाय क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी का जो पहला शब्द है वो बेसिकली क्रोमा से बना था। तो क्रोमा का मतलब ही क्या होता है, कलर, याद रहेगा। क्रोमैटोग्राफी क्या है, इट इज टेक्निक used
टू सेपरेट different components of dye और कलर। किसी भी मिक्स कलर का, कोई ऐसा कलर जिसमें बहुत सारे कलर मिक्स है, उसके अलग अलग डाइज को, कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए वी विल यूज क्रोमेटोग्राफी। देन बेसिकली मैं बोल सकता हूँ इस टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ पे आता है, जब सिंगल सॉल्वेंट हैज मैनी सॉल्यूट्स। याद रहेगा, जब एक ही सॉल्वेंट के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट मिक्स अप हैं तो इसी टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रिंसिपल, कि भैया क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, या क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। इसका सिंपल सा काम है, सिंपल सा प्रिंसिपल है क्या, कि अलग अलग कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। कोई चीज जल्दी कोई चीज जल्दी मिक्स हो जाती है, कोई चीज देर से मिक्स होती है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि कलर के डिफरेंट कंपोनेंट की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कलर हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। कुछ जल्दी, some mixes faster while others slow। डन। तो ये बेसिक सी बात है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करो, देन मैं आपको बताता हूँ आगे कि क्रोमेटोग्राफी में हम और क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, बस उसके बाद मैं समझा देता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी का और क्या क्या आपको समझना है। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो रही है इसलिए तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं एक बार समझा देता हूँ कि इसे करते कैसे हैं क्रोमेटोग्राफी को। ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, 11th या 12th किसी क्लास की केमिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बेसिकली ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, दैट इज अ वॉल्ट विटमैन पेपर, या नॉर्मल फिल्टर पेपर जैसी चीज भी ले सकते हैं। इसमें हमने डॉट डाल दिया कलर का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन ले रखा है और यहाँ पर एक तिल्ली के सहारे, मतलब तिल्ली या किसी भी चीज के सहारे क्या करा, हमने क्या करा, पेपर को उसमें लटका दिया। उस पेपर को थोड़ा सा टच करेंगे पानी से। ठीक है, अभी जो पानी है वो पेपर में एंटर करेगा। ठीक है, अब इस डॉट में बहुत सारे कलर्स हैं, तो जिस कलर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो तुरंत इसमें मिल जाएगा, और पानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा ना, वो भी चीज ऊपर बढ़ने लगेगा। समझ लो वो क्या है, ये पानी की वजह से थोड़ा थोड़ा गीला होगा, एल्कोहल पानी कुछ कुछ मिक्स होता है इसमें, गीला होगा। गीला होने के बाद धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता जाएगा, तो कलर को उसके साथ मूव करेगा। अब इस कलर के जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है ना, कोई चीज की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, किसी चीज की सॉल्युबिलिटी कम है, वो बहुत देर से मिक्स होता है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो जल्दी मिक्स हो जाएगा और वो ज्यादा ऊपर तक चढ़ जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो कम मिक्स होगा और वो ज्यादा दूर तक चढ़ेगा नहीं। तो ये इसका बेसिकली तरीका था कि हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट है तुम्हारा एप्लीकेशन, कि भैया ये कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला एप्लीकेशन है डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स ऑफ डाई। तो डाई के डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पिगमेंट ऑफ नेचुरल थिंग्स, जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर के डिफरेंट पिगमेंट्स को हमें अलग करना है, तो उसके लिए भी हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड नंबर पे बोल सकता हूँ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। तो भैया क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ 3 जगह किया जा रहा है। कहाँ कहाँ, किसी भी डाई के अलग अलग कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, नेक्स्ट नेचुरल कलर के पिगमेंट्स को अलग करने के लिए, नेचुरल थिंग के बदले में कलर कर देता हूँ, नेचुरल कलर के पिगमेंट्स को अलग करने के लिए, और नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स टेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है कि ब्लड में ड्रग है कि नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए, किसी ने डोपिंग की है नहीं की है, तो इन सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था तुम्हारा पूरा टेक्निक, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। याद रहेगा कहाँ इस्तेमाल होता है, कलर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए।
डन। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है मिसिबल लिक्विड्स। अब मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स दैट कैन मिक्स टुगेदर are called liquids that can be mixed together are called miscible liquids. याद रहेगा, ऐसे लिक्विड्स जिन्हें मिक्स कर सकते हो इन क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। इनको अलग करने के दो तरीके हैं, एक है डिस्टिलेशन। अब ध्यान से समझना, मैंने एक बीकर ले लिया, एक बीकर में मैंने दो लिक्विड्स डाल रखे हैं, एक लिक्विड है ए, एक लिक्विड है बी। ए का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बी का तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। जब मैं इसे गर्म करना शुरू करूंगा, धीरे धीरे गर्म होगा। 80 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो जितना भी इसका ए कंपोनेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो मैं इस इवेपोरेट होने वाले कंपोनेंट को कहीं किसी पाइप के थ्रू कहीं पे कलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मान लो कलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से सारी चीज पहले जो कंपोनेंट है वो निकल के यहाँ पे क्या हो जाएगी? कलेक्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हो गया, ध्यान से सुनना, क्योंकि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जब मैं इसे गर्म करूंगा ना तो 80-90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होगा? जो ए तुम्हारा है पूरा का पूरा यहाँ से इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, प्रेशर को उड़ जाएगा, रह क्या जाएगा? बी कंपोनेंट रह जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही इसका प्रिंसिपल है। डन। तो डिस्टिलेशन टेक्निक कहाँ इस्तेमाल होती है? जब डिफरेंट कंपोनेंट्स have temperature difference more than 25 केल्विन। अगर टेम्परेचर डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन है देन हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। याद रहेगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन है तो हम क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस। याद रहेगा, अगर आपसे कोई पूछता है इसका प्रिंसिपल क्या है तो हम बोल सकते हैं ना, डिफरेंट फ्लूइड्स या लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, component with lower boiling point vaporizes early and can be collected। समझ गए? एक यहाँ से इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, दूसरा यहीं आ जाएगा, तुम जो उड़ा उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज थी तुम्हारी डिस्टिलेशन प्रोसेस। एक बार इसको डिस्टिलेशन नोट डाउन करो, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ तुम्हें। ठीक, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत जल्दी भी हो जाएगा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट दिक्कत है नहीं। तो शुरू करते हैं, उसके आगे हम क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं, आप लोगों की स्पीड भी बहुत बढ़ती जा रही है। अच्छा है, पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट चीज है, कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है। टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से क्या होता है? कम होता है। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से कम है तो हम क्या करने वाले हैं? वी प्रेफर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, मैं आपको बगल में डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों के लिए डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऊपर तुम देख रहे हो ना, एक छोटा सा अपरेटस यूज होता है जो कूलिंग करने का काम करता है। बेसिकली दोनों में अगर वेपर बना रहे हैं और उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करके क्या करते हैं? कंप्रेसर जैसी चीज हम लगाते हैं जो क्या करता है? उसको कूलिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है? जब 25 केल्विन से कम का टेम्परेचर डिफरेंस है। जब दोनों कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है
तो वी प्रिफर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर 25 केल्विन से ज्यादा है तो डिस्टिलेशन, नहीं है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इतनी सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल कभी कभी पूछ लेता है कि हम एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे अलग करेंगे। ध्यान से सुनना, जो हमारा एयर है ना, एयर क्या है, एक तरह से गैस है। एयर गैस है और वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, जैसे नाइट्रो, ऑक्सीजन, नियॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स है। तो सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या अलग अलग है। तो बेसिकली हम इसे कैसे अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बट इसमें थोड़े से स्टेप्स और ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या लिया, एयर लिया। एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कैसे, टेम्परेचर बहुत कम करके, बेसिकली इसे हम बोल सकते हैं कूल करके, और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा के। तो हमने क्या करा, एयर को कंप्रेस करके टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको क्या कर दिया, लिक्विफाई कर दिया। तो एयर का हमने क्या कर दिया, लिक्विफाई कर दिया। ठीक है, यहां से क्या आ गया, लिक्विड एयर आ गया। लिक्विड एयर के बाद हम क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जैसे ही मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा, मेरे पास डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो याद रहेगा क्या क्या हमने एयर को कंप्रेस कर लिया। कैसे कंप्रेस किया, टेम्परेचर घटा के, मतलब ठंडा करके और प्रेशर बढ़ा के, और लिक्विफाई करने के बाद लिक्विड एयर आ गया। लिक्विड एयर का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फिर वही जैसे डिस्टिलेशन होता है वैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, बाकी इतनी सी बात आपसे पूछे, इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। और नेक्स्ट और लास्ट चीज हमें करना है कि हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट है। क्या है हमारे पास, इम्प्योर कॉपर सल्फेट। इस इम्प्योर कॉपर सल्फेट से मुझे प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करने वाले हैं, क्रिस्टलाइजेशन से। कैसे करने वाले हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन से। बेसिकली करेंगे क्या, हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। बहुत ज्यादा हीट करके हम क्या करेंगे, इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, अपने आप ही जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल्स निकल जाएंगे। फिर उसे हम क्या करेंगे, पानी में फिल्टर कर लेंगे। तो याद रहेगा कि हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट सैंपल से प्योर कॉपर सल्फेट सैंपल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, हम एकदम इसे हम गर्म कर लेंगे, फिर ठंडा करेंगे। जैसे हम इसे ठंडा करेंगे, अपने आप ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकल जाएंगे। तो दिस इज द टेक्निक जो यूज करेंगे। अच्छा, इसकी एक और टेक्निक थी, इवेपोरेशन। जब हमें सॉल्ट निकालना होता है ना सी से, तो हम इवेपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम इवेपोरेशन भी यूज कर सकते हैं, बट हमने क्या यूज किया, क्रिस्टलाइजेशन। डन। कभी कभी पूछ लेता है कि इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में कौन सा बढ़िया तरीका है और क्यों। तो भैया इसका जवाब सिंपल सा है कि हमेशा रखना क्रिस्टलाइजेशन सुपीरियर मेथड है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। इसका रीजन क्या है कि वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन में कुछ इंप्योरिटी रह जाती है, क्रिस्टलाइजेशन में कोई इंप्योरिटी नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब भी मैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन करता हूं तो कुछ चीजें चैड हो जाती है, जल जाती हैं, लेकिन इवेपोरेशन में कुछ भी नहीं जलता। तो दो रीजंस की वजह से क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन। डन। तो ये था तुम्हारा कि क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन में कौन सा बेटर है, क्रिस्टलाइजेशन, और क्यों बेटर है वो मैंने आपको अभी भी बताया। तो बस यही सब बातें थी। तो ये दो बातें याद रखनी है आपको कि कौन सा बेटर है, क्यों है। पहला बेटर है, क्रिस्टलाइजेशन ही बेटर है। क्यों है मैंने बताया था, डू नॉट गेट चेड, नो इम्प्योरिटी इज लेफ्ट। कभी कभी बोल देते इसका यूज क्या है क्रिस्टलाइजेशन का, कभी कभी बोल देते क्रिस्टलाइजेशन का यूज क्या है। तो आप बोल सकते हो पहला यूज तो यही है, कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं एलम, या ऐसे फिटकरी भी बोलते हैं, फ्रॉम सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में मिक्सअप में से हमें अगर फिटकरी निकालनी है तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में वीडियो खत्म हो जाएगी, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आपको ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। होमवर्क में एक ही चीज देता हूँ हर बार कि जितनी भी चीजें पढ़ाई है मैंने चैप्टर में सारी की सारी पढ़नी है। कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछनी है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।
बताइए